सुनिएगा, सुनिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को फ्री करवा दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप लोग के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही तो आप लोग जाके लाइव देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जितना अगर सुन पा रहे हैं तो इसको कर लीजिएगा, ठीक, जहां पे आप बैठे हुए हो, ठीक है। और आज की क्लास का दिया है पहला प्रश्न आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण ये किसके द्वारा करा गया, तो कर लीजिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा करा गया। इसका ठीक उत्तर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा संजय खन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट के। संजीव खन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई। और ये कौन से नंबर के सीजेआई हो जाएंगे, कौन से हैं, 26 में। क्या क्या बोलते रहते हो, कौन से नंबर के, 51वें सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन आपसे पूछेगा तो कर लीजिएगा 28 जनवरी सन 1950 को किया गया था। इस बात को ध्यान रखना। भारत के अंदर सन 1935 के अधिनियम से भारत के अंदर एक कोर्ट बना था जिसका नाम क्या रखा गया, फेडरल। क्या नाम रखा गया, फेडरल कोर्ट रखा गया। यही फेडरल कोर्ट आगे चल के सन 1950 में क्या बन गया, सुप्रीम कोर्ट बन गया। ये आगे चल के क्या बना, तो सुप्रीम कोर्ट बना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यही फेडरल कोर्ट आगे चल के बन गया आपका सुप्रीम कोर्ट। इस बात को ध्यान रखना। उद्घाटन किस दिन करा गया था, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार गठन प्रक्रिया से पहले राज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित किया है। ध्यान रखिएगा 5 सदस्यों को नामित किया गया, 5 सदस्यों को नामित करा गया। और ये नॉमिनेशन करा गया था सन 2022 के आसपास, समझ रहे हैं ना। ये नॉमिनेशन सन 2022 में किया गया, 2022 में। बाद में कहा गया, बाद में इस नॉमिनेशन में संशोधन किया गया। कब किया गया, सन 2023 में कहा गया। ध्यान रखिएगा जब 22 में जो नॉमिनेशन किया गया था इसमें कहा गया कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी बताई गई, 2 महिलाएं। 2 महिलाओं को नॉमिनेट किया गया और कहा गया कि कहां से, कश्मीरी पंडित के क्षेत्र से। जो कश्मीरी पंडित है यहां से कितने लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे। और पीओके से जो गैर निवासी व्यक्ति कितना आएगा, 1 आएगा। ओवरऑल 5 का नॉमिनेशन किया गया था, लेकिन आगे चल के इसमें परिवर्तन किया गया। सन 2023 में क्या करा गया, सन 2023 में कहा गया कि जो कश्मीर का क्षेत्र होगा यहां से जो 2 लोग अपॉइंट होंगे इसमें एक क्या होगी, महिला होगी, और एक व्यक्ति इसमें क्या होगा, पुरुष होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 तो ये होंगे प्लस एक व्यक्ति कहां से आएगा, तो पीओके से आएगा। यानी कि इसका नॉमिनेशन 5 से घटाकर कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। लद्दाख में अभी फिलहाल नॉमिनेशन कितने लोगों का होता है, 3 लोगों का। सेम उसी तरह से जम्मू कश्मीर में नॉमिनेशन कितने लोगों का किया गया, 3 लोगों का। अरे 2022 में कितने लोगों का, 5, लेकिन इसको घटा के कितना कर दिया, 3 कर दिया। सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए सीटें कितनी आरक्षित की गई, तो ध्यान रखिएगा कितनी, 2 सीटें। आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता महिला विधेयक, कर लीजिएगा कोलकाता की विधानसभा ने, कोलकाता विधानसभा। ध्यान रखिएगा कोलकाता विधानसभा और पड़ेगा कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। ध्यान रखिएगा कोलकाता या पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अभी हाल ही में अपराजिता महिला विधेयक को पेश किया सन 2024 के अंदर। इस बात को ध्यान रखना। अब यहां से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि वक्फ बोर्ड विधेयक सन 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया, सही बात है। भारत में सेना और रेलवे के बाद चौथा बड़ा भू स्वामित्व। ध्यान रखिएगा सेना पहला, दूसरा रेलवे, और ये कौन से नंबर का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। यानी कि कथन 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो। हाँ, कथन 1 और 3 जो है ये सही है। ध्यान रखिएगा कथन 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। कौन सा विधि आयोग बनाया गया, 23वां विधि आयोग। ध्यान रखिएगा 23वां विधि आयोग बनाने की अधिसूचना अभी हाल ही में जारी की गई।
ध्यान रखिएगा। और ये विधि आयोग का गठन भी कर दिया गया, इसका गठन कर दिया गया और कहा गया इसकी अवधि कितनी होगी, तो 1 सितंबर से, कब से, 1 सितंबर सन 2024 से लेकर कब तक, 31 अगस्त सन 2027 तक इसकी अवधि होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आप लोग नहीं पढ़ते हो क्या? अरे हम लड़कों की बात कर रहे हैं। अरे बोलने की तो भारत में वैसे भी आजादी है, समझ रहे हैं ना। विधि आयोग का गठन कितने साल के लिए, 3 साल के लिए किया गया, इस बात को ध्यान रखना। वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक, तो भैया ध्यान रखना सितंबर 2024 से लेकर कब तक है, तो ध्यान रखना अगस्त 2027 तक इसका हो जाएगा कार्यकाल, अगस्त 2027 तक। अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए भैया, स्वतंत्र विधि आयोग का पहला, स्वतंत्र भारत का पूछ रखा है कब, 1955 के अंदर। अगर स्वतंत्र शब्द ना हो तो आप आंसर बदल सकते थे, अन्यथा उत्तर क्या होगा, 1955। और भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, एम शीतलवाड़, ध्यान रखिएगा, एम शीतलवाड़ की अध्यक्षता में, एम शीतलवाड़ की अध्यक्षता में ये क्या करा गया था, गठित करा गया था भारत का पहला विधि आयोग। और आजादी से पूर्व अगर पूछेगा आपसे, आजादी से पूर्व विधि आयोग बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1833-34 के अंदर बनाया गया था। कौन अध्यक्ष था इसका, मैकाले साहब की अध्यक्षता में बनाया गया था। रिसेंटली वर्तमान में पूछेगा विधि आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अगर आपसे वर्तमान पूछेगा, वर्तमान अध्यक्ष के तौर पे कौन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ऋतुराज अवस्थी। कौन होंगे, ऋतुराज अवस्थी रिसेंटली विधि आयोग के क्या हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा अध्यक्ष हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है आपका, हटा देना इसको। अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून को कब और किसके द्वारा मंजूरी दी गई। ये हाल ही में आपराधिक कानून को 1 जुलाई मंजूरी कब दी गई, 1 जुलाई सन 2024 को। और किस मंत्रालय ने मंजूरी दिया है, कर लीजिएगा गृह मंत्रालय द्वारा इसको क्या दिया गया, मंजूरी प्रदान की गई। 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए, तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई। कब लागू किए गए, 1 जुलाई सन 2024 को अप्लाई किए गए। और 3 नए आपराधिक कानून का सबसे पहली बार प्रयोग बिहार के किस जिले में, तो कर लीजिएगा सारण के अंदर। कहां पर, सारण के अंदर किया गया। आगे बढ़ जाए यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, शत्रु एजेंट अध्यादेश ये किस भारतीय राज्य द्वारा, कर लीजिएगा जम्मू कश्मीर द्वारा शत्रु एजेंट अध्यादेश को लाया गया, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की स्थापना एक यूटी के रूप में कब होती है, ध्यान रखिएगा 31 तारीख अक्टूबर सन 2000 कब होती है, 19 के अंदर होती है, इस बात को ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर की अगर कैपिटल पूछेगा तो इसकी 2 राजधानी, एक तो ग्रीष्मकालीन, दूसरी कौन सी हो जाएगी, शीतकालीन। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो कर लीजिएगा जम्मू। और शीतकालीन कौन सी हो जाएगी, तो कर लीजिएगा श्रीनगर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, ध्यान रखिएगा 16वां वित्त आयोग, 16वां। अगला पूछेगा आपसे 15वां, नेक्स्ट पूछेगा आपसे 14वां। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वाई.वी. रेड्डी साहब हो जाएंगे, वाई.वी. रेड्डी। 15वें के कौन हो जाएंगे, एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह। और 16वें के कौन हो जाएंगे, कर लीजिएगा अरविंद पंगड़िया साहब हो जाएंगे, अरविंद पंगड़िया, ध्यान रखना। अब प्रश्न करेगा आपसे 16वें विधि आयोग का जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल के लिए। कै साल के लिए, 5 साल के लिए। शुरू कब से होगा, 1 अप्रैल से। कब से, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। और कार्यकाल कब तक चलेगा, तो कर लीजिएगा सन 2031 तक चलेगा इसका कार्यकाल, इस बात को ध्यान रखना। मार्च 2031 तक इसका कार्यकाल होगा। और अगला पूछेगा इसी में आपसे कि पहला जो वित्त आयोग था, फर्स्ट नंबर का वित्त आयोग, इसका गठन करा गया था 1951-52 के अंदर, 1951-52 में गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा के.सी. नियोगी साहब इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। और वित्त आयोग एक प्रकार की कैसी संस्था है, तो संवैधानिक। कैसी है, संवैधानिक संस्था। इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में, 280 में किया गया। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संदर्भ में सही कथन क्या है। 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया गया।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करके राज्यपाल को दिल्ली के राज्यपाल के समक्ष शक्तियां प्रदान की गई। ये बात भी सही है, यानी कथन 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कथन 1 और 2 सही है। और आगे बढ़ेंगे यहां से आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, विक्रमादित्य कुमार, अब सुन लो भी। विक्रमादित्य सुनो, सर आप केवल रीडिंग की तरफ पढ़ाते हैं। देखिए क्लास जो है ना, इसमें डाटा ज्यादा होता है, इसमें आपको समझाने का टाइम मेरे पास नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर ठीक लगता है तो अच्छी बात पढ़ा करिए, अन्यथा मत पढ़ा करिए इसमें। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना पूछेगा आपसे, कर लीजिएगा। सन 2000 कब, 24 के अंदर। ध्यान रखिएगा कहां पर शुरू की गई, उड़ीसा के अंदर शुरू करा गया। ध्यान रखिएगा, भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी योजना, भारत में महिलाओं की, अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी योजना कौन सी होगी, सबसे बड़ी योजना महिलाओं की कौन सी हो जाएगी, तो कर लीजिएगा सुभद्रा योजना होगी। भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी योजना पूछेगा तो कर लीजिएगा सुभद्रा योजना। ठीक है, अब यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, चुनावी फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी किस संवैधानिक संस्था द्वारा जारी किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। चुनाव आयोग को एक तो काम है चुनाव कराना, ध्यान रखिएगा चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है, चुनाव आयोग। राष्ट्रपति से लेकर, कहां से, राष्ट्रपति से लेकर विधानसभा तक के सभी चुनाव को कंडक्ट कौन कराता है, भारत का चुनाव आयोग कराता है। ध्यान रखिएगा भारत का चुनाव आयोग कराएगा। और दूसरा पूछेगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का काम कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगा चुनाव आयोग। और तीसरी बात, चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम कौन करेगा, तो ये भी काम करेगा चुनाव आयोग। और चौथी बात पूछेगा आपसे कि आचार संहिता लगाने का काम कौन करेगा, तो भैया ध्यान रखिएगा ये भी कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। अपना नोट कर लीजिएगा। अगर हम चुनाव आयोग की बात करेंगे, स्थापना कब होती है, स्थापना कर लीजिएगा 25 तारीख जनवरी 1900 कब, 50 को स्थापना होती है। ध्यान रखना चुनाव आयोग के पहले नंबर के हेड किसको चुना गया था, सुकुमार सेन साहब को चुना गया था। चुनाव आयोग के रिसेंटली वर्तमान हेड कौन हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या ये कहां पर हो जाएगी, एक तो केरल लिख लीजिएगा, केरल के अंदर, दूसरा लिख लीजिएगा महाराष्ट्र के अंदर, केरल और महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा केरल और महाराष्ट्र। और सबसे कम संख्या पूछेगा आपसे, सबसे कम संख्या कहां पर हो जाएगी, कर लीजिएगा अंडमान निकोबार के अंदर। कहां पर, अंडमान निकोबार के अंदर सबसे कम पासपोर्ट धारकों की संख्या। और सर्वाधिक पूछेगा तो कर लीजिएगा केरल और महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा समझिए ना, देखिए समझिएगा। आप लोग फाउंडेशन टारगेट सब पढ़ के आए हुए हैं ना यहाँ पे। अगर आप लोग के साथ, अगर हम अभी यहाँ पे खड़े होके 1 घंटा चुनाव आयोग समझाएंगे तो ठीक लगेगा आप लोग को। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी के अंतिम 6 अंक। भैया ध्यान रखना, आईएफएससी जो होता है, आईएफएससी, इसमें संख्या कितनी होती है, कितने कोड होते हैं, 11 कोड। कितने होते हैं, 11। शुरुआत के जो 4 कोड होते हैं, 4 कोड, ध्यान रखिएगा इसमें बैंक का नाम होता है। क्या होता है, इसमें बैंक का नाम होता है, बैंक का नाम। अब इस बैंक के नाम के बाद 0 लगा होता है, 0। अब इसके बाद के जो 6 कोड होते हैं, 6 कोड, इसके बाद जो 6 कोड होते हैं ये शाखा कोड होते हैं। ध्यान रखिएगा ये शाखा संख्या कोड होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रखा है आपसे, अंतिम 6 अंकों को हम क्या कहते हैं, शाखा संख्या कोड के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा। ध्यान रखना भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश नेपाल। और ध्यान रखना भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, भूटान होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूटान। अब यहीं से एक बात और ध्यान रखिएगा, पोस्ट पेमेंट बैंक। ध्यान रखना पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करेंगे, पोस्ट पेमेंट बैंक, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया, पहली बार
तो फर्स्ट बार जारी किया गया किसके द्वारा? तो एयरटेल द्वारा जारी किया गया। इस बात को ध्यान रखना। अभी हाल ही में सरकार ने कहा है कि हम पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं विकसित करेंगे। इसकी हम 100 शाखाएं लगाएंगे और ये कहां पर लगाएंगे? तो पूर्वोत्तर भारत में। कहां पर? पूर्वोत्तर भारत में 100 शाखाएं लाने की बात की गई। इस बात को भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि वन नेशन वन राशन कार्ड को कब शुरू किया गया था? वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत सन 2019 के अंदर कब करा गया था? 2019 के अंदर करा गया। और शुरुआती दौर में कितने राज्यों में? ध्यान रखिएगा, 4 की 5 है। सुनिए, ध्यान रखिए, सुनिए ना मेरी बात को, ठीक है ना। देखिए 4 में शुरू किया गया, फिर बढ़ के 5 हुआ, फिर 6 हो गया। समझ रहे हैं ना। रिसेंटली अगर आपसे उत्तर डायरेक्टली पूछ दे कितने स्टेट में, तो 6 ही लगाएंगे, ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि 6 से बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? 36 स्टेट कर दिया गया है। और अंतिम रूप से यानी 36वां स्टेट जिसने अपने यहाँ वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत करी, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो आसाम। क्या नाम होगा? आसाम नाम हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसका नाम हो जाएगा आसाम। कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो कर लीजिएगा, आसाम स्टेट हो जाएगा। आसाम जिसने अंतिम रूप से वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाया था। शुरू में देखिए ऐसे था, समझिएगा ना। जब प्रक्रिया घोषित की गई तो 4 थे, 4 से फिर 1 बढ़ा, फिर यहां से फिर 1 बढ़ा। ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कितने स्टेट काउंट किए गए? 6 स्टेट काउंट किए गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा वन नेशन, प्रश्न करेगा वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करेगा, वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसकी शुरुआत कब करेगी? सन 2024 के अंदर। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा वन नेशन, अगर आपसे प्रश्न करेगा वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत कब की गई? तो ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की गई सन 2016 के अंदर। इस बात को ध्यान रखिएगा। और फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया 1 जुलाई सन 2017 में, जिसका नाम क्या रखा गया? जीएसटी रखा गया। हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। सर स्टेट तो 28 से आप 36 कैसे बता दिए? अच्छा, अरे यूटी भी नहीं काउंट करेंगे आप? स्टेट प्लस यूटी लिख दे यहाँ पे। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई? ये भी सन 2019 में। कब? सन 2019 के अंदर इसको भी शुरू किया गया। और कहा गया 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र तक अगर आप प्रतिमाह 55 रुपया प्रति मंथ अगर आप जमा करते हैं तो 60 साल के बाद, कहा गया 60 साल के बाद एज अ पेंशन आपको पैसा दिया जाएगा। और प्रति माह कितना दिया जाएगा? तो 3000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन 60 साल बाद दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। पता चला 61 साल तक जिए तब तो नुकसान, लेकिन नुकसान की बात नहीं है। प्रति माह 55 रुपया देना, यानी 1 साल में कितना हो सकता है? 12 बचे 60 समथिंग हो सकता है, 600-700 हो सकता है। समझ रहे हैं ना। ठीक है ना। हाँ, लेकिन जमा भी तो करना है एक लंबे टेन्योर के लिए। सोचिए अगर 40 में भी जमा करना शुरू करेंगे, सॉरी अगर 20 में भी जमा करना शुरू करेंगे तो 20 साल, 30 में जमा करना शुरू करेंगे तो 10 साल। समझ रहे हैं ना। वही आपका पैसा, उसमें सरकार अनुदान देके वही पेंशन के रूप में आपको देगी 60 साल बाद। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कहाँ की गई? तो कर लीजिएगा रांची झारखंड के अंदर। कहां पर? रांची झारखंड के अंदर। देखिए ये सब पुरानी योजनाएं इसलिए आ जाती हैं क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक योजना को सरकार ने रिक्रिएट करा और कहा कि हम सभी को 5 किलो वाला राशन की अवधि क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ध्यान रखिएगा। योजना कौन सी थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसको बढ़ा दिया गया। योजना जबकि पहले की है, उसको अभी फिलहाल इंप्लीमेंट करके उसको बढ़ा दिया गया। 2020 की योजना को अब बढ़ाया गया। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से योजनाएं ये आती हैं, जब भी आएंगे न्यूज में तो इनको पढ़ना होगा आपको। जन आरोग्य योजना का अन्य नाम क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत। कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। और आयुष्मान भारत योजना सन 2000 कब? 23 सितंबर सन 2018 के अंदर रांची झारखंड कितना पैसा? 5 लाख रुपया प्रति परिवार की राशि इसमें मुहैया कराया जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न दिया है अगला, किसान क्रेडिट कार्ड पहल ये किस संस्था द्वारा शुरू की गई और कब की गई? ध्यान रखिएगा। ये सन 1998 में शुरू करा गया। और किसके द्वारा शुरू करा गया? तो कर लीजिएगा नाबार्ड द्वारा इसकी शुरुआत की गई। नाबार्ड द्वारा। अगर हम नाबार्ड की बात करेंगे तो कर लीजिएगा स्थापना होती है, स्थापना होती है 12 जुलाई 1982। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? कर लीजिएगा मुंबई के अंदर हो जाएगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा
मुंबई के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। सन 1998 नाबार्ड, ध्यान रखिएगा, एक समिति थी, समिति ध्यान रखिएगा, समिति का नाम क्या हो जाएगा? शिवरमन समिति। ध्यान रखिएगा, इस शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड भी आया था और इसी के कहने पर किसान क्रेडिट कार्ड को भी लाया गया था। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि डीपीटी का टीका किन बीमारियों के लिए? ध्यान रखिएगा, डी, पी और टी। डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। क्या होगा? डिप्थीरिया। पी से क्या हो जाएगा? पार्टुसिस हो जाएगा, पार्टुसिस। और टी से क्या हो जाएगा? टिटनेस हो जाएगा। डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टिटनेस। इस पार्टुसिस को हम क्या कहते हैं जी? इसको काली खांसी का नाम भी दिया जाता है, काली खांसी। यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका। और अगला अगर पूछेगा आपसे, पृथ्वी पर पहला खोजा गया टीका, पहला जो टीका था, पहला टीका, ये पहला टीका कौन सा था? टीबी का टीका। कौन सा? टीबी का। और ढूंढने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर। कौन थे? चेचक का ढूंढा गया था ना, चेचक का टीका कर लीजिएगा। चेचक ढूंढने वाले थे एडवर्ड जेनर। टीका कौन सा था चेचक का? इस बात को ध्यान रखना। हाँ, टीबी का जो टीका था सेकेंडरी ढूंढा गया था, किसके द्वारा? तो कर लीजिएगा, रॉबर्ट कोच द्वारा ढूंढा गया था। हाँ, आगे बढ़ेंगे, आगे यहां से अगला देखिए प्रश्न दिया है कि IRCTC का मुख्यालय कहां पर है और किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? न्यू दिल्ली के अंदर। ध्यान रखिएगा, IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। और किस मंत्रालय के नियंत्रण में आएगा? तो रेल मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, रेल मंत्रालय के। एक विद्यार्थी कब से परेशान है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। 23वां अशोक सम्राट, 23वां विधि आयोग के बीपी सिन्हा। समझिएगा ना थोड़ा सा, अभी रिसेंटली नवंबर के महीना में अपॉइंट किया गया था ऋतुराज अवस्थी को, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना, इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट जिस दिन हटेंगे पढ़ा देंगे आप लोग को, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब शुरू करा गया था? सन 2015 के अंदर शुरू किया गया। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? सूरतगढ़ से। कहां से? सूरतगढ़। ये कहां पड़ता है भैया? राजस्थान, सूरतगढ़ से योजना की शुरुआत। और यहां से हम बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका अगला प्रश्न दे रखा है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? कर लीजिएगा, 15 अंक होते हैं, 15। जीएसटी के पंजीकरण में 15। अगर हम जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी का जो पूर्ववर्ती रूप है, जीएसटी का जो पूर्ववर्ती रूप है, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम होगा? वैट होगा ना, वैट होगा। दो तरह के टैक्स थे, एक वैट था, दूसरा कौन सा? सेल टैक्स। इन दोनों टैक्स को क्या किया? मर्ज कर दिया। क्या लाया? जीएसटी लाया। ध्यान रखिएगा, जीएसटी के लिए पूछेगा कौन सा अधिनियम, तो ध्यान रखिएगा संविधान का 101वां अधिनियम। कौन सा? 101वां अधिनियम। और कौन सा विधेयक पेश किया गया था? अगर विधेयक पूछेगा, विधेयक कौन सा पेश किया गया था? 122वां विधेयक। 122वां विधेयक और अधिनियम पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? 101वां। और फाइनली जीएसटी को लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई सन 2000 कब? 17 को अप्लाई कर दिया गया। कहा कि टैक्स एक होगा, वन नेशन और वन टैक्स का नारा दिया गया। और जीएसटी को अप्लाई करने वाली जो समिति थी, इस समिति का नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, विजय केलकर समिति। कौन सी? विजय केलकर समिति। समिति का नाम हो जाएगा विजय केलकर समिति। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया, देखिए समझिएगा ना, आप लोग को यहाँ पर लगभग 1 बज जाता है आप लोग को आने में, सोचिएगा, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ से वापस जाते हैं समथिंग 5 बजे के आसपास। 1 या 2 बजे आप लोग आते हैं, 5-4 घंटे आप बिता के जाते हैं। कम से कम यहाँ से 500 भी फैक्ट पढ़ के नहीं गए तो क्या ही मतलब है फिर इतना समय देने का, समझ रहे हैं ना। इस बेसिस पे आप लोग को हम इतना पढ़ाते नहीं तो क्यों इतना हम पढ़ाते? डायरेक्टली 2-4 बात बोलते, उसके बारे में 1-2 बात बताते, यहाँ से निकल जाते। 1-2 बातें लिख देते, जितना हम लिखते हैं उतना बोल भी देते हैं मुंह से, उतना आपको बता भी देते हैं, ट्रिकली बता देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। बस इसलिए बताते हैं कि आप लोग एक समय देते हो, यहाँ पे 3 से 4 घंटे का आप समय देते हो। 4 घंटे के अंदर कम से कम 500-700 फैक्ट तो पढ़ के ही जाइए पर डे, समझ रहे हैं ना। अब 700 फैक्ट का मतलब ये क्लास अगर महीने में अगर 20 दिन भी चलती है, 24 दिन, 25 दिन भी चलती है, तो आराम से आप देख लो 25, एक अच्छा खासा आप यहाँ से अगर 20 दिन भी चलेगी तो लगभग 14,000 फैक्ट आपको याद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अपने आप में छोटी बात नहीं होती है ये। और 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो प्री में आना है। अब 14,000 क्वेश्चन में से 100 होना फंसे तो भी ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला कि ओसीआई कार्ड की शुरुआत
ओसीआई कार्ड की शुरुआत किस नागरिकता संशोधन अधिनियम से? तो भैया ध्यान रखिएगा 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम से, नागरिकता संशोधन अधिनियम से किया गया, संशोधन अधिनियम से, नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2005 से इसको लाया गया। और ओसीआई कार्ड को कौन सा मंत्रालय, एक बात ध्यान रखिएगा, नागरिकता संबंधी अगर कोई भी प्रावधान बनाएगा, नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान जो होते हैं प्रावधान, ये आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत कौन सा मंत्रालय बनाएगा? तो कर लीजिएगा गृह मंत्रालय इसको बनाता है, गृह मंत्रालय। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला दिया है प्रश्न आपका कि भारत के किस राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अगर चाहें किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। और भैया ध्यान रखिएगा संविधान में अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए, संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आरक्षित स्थान घोषित किया गया। और ये किस अनुसूची में घोषित करा गया था? कर लीजिएगा अनुसूची कौन सी हो जाएगी? तो कर लीजिएगा 5 हो जाएगी। ठीक है, कुछ विशेष राज्य थे, कुछ विशेष स्टेट थे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको किसमें करा गया? तो अनुसूची 6 में बताया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, मंडल कमीशन की सिफारिश को कब लागू करा गया? 1900 कब? देखो 2 डेट है, एक 89, दूसरा 90। अब आप लोग को जो मिले अपना कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? वीपी सिंह साहब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करते हुए ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया था। कै परसेंट? 27% का आरक्षण। मंडल कमीशन का गठन किया गया था 1900 कब? 80 के अंदर किया गया था, ध्यान रखना। और मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे, जो हेड बनाए गए थे, ये बिंदेश्वरी पाठक मंडल थे। बीपी मंडल को इसका हेड बनाया गया था, बीपी मंडल को। बीपी मंडल ने डिमांड करा, मांग करा कि कम से कम ओबीसी समुदाय को, ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर दिया इन्होंने। और कितना जनसंख्या उस समय नियर अप्रॉक्स 54% थी, तो जनसंख्या के अनुपात में आधा आरक्षण मांगा। कितना मांगा? कम से कम आधा आरक्षण दिया जाए। यानी आरक्षण कितना डिमांड करा इन्होंने? 27% आरक्षण की मांग किया। और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया। लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में एक केस हो गया। इस केस का नाम है इंदिरा साहनी। कौन सा केस है? इंदिरा साहनीवाद। इस इंदिरा साहनीवाद में कहा गया कि ठीक है 27% का आरक्षण तो आपने ले लिया है, लेकिन इसकी सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये आरक्षण केवल नियुक्तियों में, प्रारंभिक नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए। केवल प्रारंभिक नियुक्ति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। किसी भी तरह से प्रमोशन में आरक्षण मान्य नहीं होगा। इस तरह की बात ध्यान रखिएगा। प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने वाली समिति कौन सी हो जाएगी? इंदिरा साहनी समिति। ध्यान रखिएगा किस वाद में कहा गया था कि आरक्षण सीमा 50% से ऊपर नहीं होगी? इंदिरा साहनी वाद के फैसले को तोड़ते हुए किस राज्य ने अपने यहाँ 50% आरक्षण सीमा को पार कर दिया? तमिलनाडु। आरक्षण कितना दिया था? 74%। कितना दिया? 74%। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा, भाग 2। और दिया है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान को कब लागू किया गया था? ध्यान रखना, नागरिकता के भाग को लागू करा गया था 26 नवंबर सन 1900 कब? 49 को। अंबेडकर साहब ने कहा, B.R. अंबेडकर ने कहा, भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि भैया जो नागरिकता है ना, ये संविधान का कैसा भाग है? सबसे जटिल भाग है। अगर इसको पहले अप्लाई नहीं करेंगे तो आगे चल के दिक्कत करेगा ये। ठीक है, इसीलिए संविधान के लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान को भी लागू कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हम नागरिकता की बात करेंगे, इसका विस्तार अनुच्छेद 1 से लेकर कहां तक हो जाए? अनुच्छेद 5 से लेकर कहां तक होगा? 11 तक। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 में कहा गया ऐसा व्यक्ति इंडिया से कहां चला गया? ऐसा व्यक्ति पाकिस्तान से कहां आया? भारत। भारत का क्या होगा? नागरिक। आर्टिकल 7 में कहा गया कि इंडिया से चला गया पाकिस्तान, लौटकर फिर भारत आया, भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 8 में कहा गया जिसके माता और पिता भारत से, ध्यान रखिएगा,
जिसके माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो परंतु व्यक्ति विदेश निवास करता हो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 9 में कहा गया 7 वर्ष तक विदेश प्रयोजन कर जाने पर नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अगला आर्टिकल 10 में कहा गया, आर्टिकल 10 में इसमें कहा गया नागरिकता का बने रहना जब तक आप संविधान की कदाचित कोई व्यवहार नहीं करते। आर्टिकल 11 में कहा गया नागरिकता का प्रावधान संसद का गृह मंत्रालय करेगा। अगला प्रश्न दिया है आपका कि पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो कर लीजिएगा 338 के बी में करा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है अगला, इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब सन 2014 के अंदर किया गया, 14 के अंदर। और इसका संबंध किससे हो जाएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण से हो जाएगा। सार्वभौमिक टीकाकरण की योजना हो जाएगी मिशन इंद्रधनुष। और शुरू कहां से करी गई थी, बलिया से। कहां से, बलिया से इसको शुरू करा गया था। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, भारत का पहला जैविक राज्य और जैविक यूटी। अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट की तो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम होगा। स्टेट पूछेगा तो कर लीजिएगा सिक्किम। और अगर हम यूटी की बात करेंगे, यूटी, तो यूटी कौन सा हो जाएगा, कर लीजिएगा 1 सेकेंड, लक्षद्वीप। कौन सा होगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर हम यूटी की बात करेंगे तो कर लीजिएगा लक्षद्वीप। जैविक स्टेट और यूटी पूछेगा तो कर लीजिएगा। और आगे बढ़े यहां से। अगला दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका, गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा, कौन निकलेगी, मीथेन निकलती है। मीथेन गैस निकलेगी। और मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 हो जाएगा। और इसी मीथेन को हम क्या कहते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला, हाँ प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा एक विद्यार्थी मेघालय बता रहे हैं, अजीत कुमार सिंह। कहाँ है अजीत, मेघालय बता रहे हो। स्टेट पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा। और बहुत पहले सन 2006 में ही कर दिया गया था, ध्यान रखो। और लक्षद्वीप आपका यूटी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, सुनिएगा। अच्छा सिक्किम है ना, सन 2016। अगला समझिएगा, अगला मीथेन कर लीजिएगा CH4। अगला दिया है, पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये कौन सा करेगा, राइजोबियम करेगा। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या करेगा, राइजोबियम नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन। और ध्यान रखना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये सर्वाधिक किस पौधे की जड़ों में होता है, कर लीजिएगा सर्वाधिक दलहनी फसलों की जड़ों में होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में सर्वाधिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज को किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। ध्यान रखना, समिति कौन सी हो जाएगी, बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब करी गई थी, 1957 के अंदर। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था, रिपोर्ट 1959 के अंदर। और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत को राजस्थान के किस जिले में, नागौर जिले में अप्लाई किया गया। इस बात को ध्यान रखना। और इसी के 20 साल बाद एक समिति आती है, 20 साल बाद, इसी के 20 साल बाद एक समिति आती है 1977 में। और समिति का नाम कौन सा हो जाएगा, अशोक मेहता। कौन सी समिति है, अशोक मेहता। इन्होंने कहा कि भैया 3 स्तर पे पंचायत होगी तो ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, एक काम करते हैं स्तर घटा के कितना करते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, केचुआ पालन की विधि क्या कहलाएगी, वर्मी कल्चर कहते हैं ना। ध्यान रखिएगा, केचुआ पालन की विधि आपकी हो जाएगी वर्मी कल्चर। ध्यान रखना, वर्मी कल्चर। और यहां से हम बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारतवर्ष में, सुनिएगा उत्तर क्या लगाना चाहोगे आप लोग, सुनिए। अरे 8 मत लगाइए, समझिए ना थोड़ा सा मेरी बात को। इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, सन 2006 हो जाएगा, सन 2006। अब समझिए, देखिए एक अधिनियम, हाँ सुनिएगा मेरी बात को सुनिए। देखिए अधिनियम आता है कब, सन 2005 के अंदर आता है अधिनियम। और ध्यान रखना, अधिनियम सन 2005 के अंदर। और नरेगा को लागू किया गया, हम बात किसकी कर रहे हैं, नरेगा की बात कर रहे हैं। नरेगा को लागू किया गया कब, सन 2006 के अंदर लागू किया गया। और यही नरेगा सितंबर 2006 आते आते लगभग भारत के सभी हिस्से पर, लगभग भारत के सभी हिस्से पर अप्लाई किया गया, भारत के सभी हिस्से पर अप्लाई किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। सन 2006 के अंदर जो नरेगा था, नरेगा
इस नरेगा का नाम सन 2008 में कन्वर्ट करके क्या रख दिया गया? मनरेगा रख दिया गया। क्या रखा गया? मनरेगा। अब ध्यान रखना मेरी बात को, देखो ऊपर जो लिखा है ये क्या लिखा है? मनरेगा लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपसे नरेगा के लिए पूछेगा, नरेगा, खाली नरेगा पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या होगा? सन 2006। लेकिन नरेगा में अगर मनरेगा पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सन 2008 होगा। इस बात को 9 कर दे, 9 कर देते हैं, एक बार देख लेना लेकिन अपने हिसाब से। इसको आगे बढ़े यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा, इसकी घोषणा करी गई थी 15 अगस्त। ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा 15 अगस्त सन 2014 को किया गया था, ध्यान रखना। और इसको लागू भी करा गया कब? सन 2014 में ही इसको लागू करा गया था, इस बात को ध्यान रखना। वित्तीय समावेशन की भारत की सबसे बड़ी योजना पूछेगा, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? जनधन योजना। हाँ, आगे बढ़िएगा आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दे रखा है आपका कि ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। ये अप्रत्यक्ष कर जो होता है ये ट्रांसफेरेबल होता है। क्या होता है? ट्रांसफेरेबल होता है, ट्रांसफेरेबल। और भैया ध्यान रखना, ऐसा कर जो स्थानांतरित न हो, जो स्थानांतरित न हो, इसको हम क्या बोलेंगे? तो कर लीजिएगा, इसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर। अब यहीं से एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछेगा तो इनकम टैक्स, कौन सा कर? आयकर पूछेगा। और कौन सा कर? निगम कर पूछेगा। और कौन सा कर? तो ध्यान रखिएगा। और अगला है आपका उपहार कर। कौन सा? उपहार कर। अगला पूछेगा आपसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। ये सभी अपने आप में क्या है? प्रत्यक्ष है, ध्यान रखना। और पूछेगा आपसे GST, अपने आप में क्या हो जाएगा? तो कर लीजिएगा अप्रत्यक्ष होगा। अब यहां से आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सर कहां से हुआ था? एक चीज समझिएगा, देखिए इसकी शुरुआत जो थी ना, इसकी घोषणा करी गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, और ये वर्चुअल घोषणा करी गई थी। इसका जो पहला टीका था ये बलिया के अंदर लगाया गया था, तो इसका उत्तर आप बलिया लगा सकते हो, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े ना यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है GST को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? समिति कौन सी हो जाएगी? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। ध्यान रखिएगा, विजय केलकर समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया GST को। और किस दिन अप्लाई करा गया था? लागू किस दिन करा गया था? कर लीजिएगा 1 जुलाई सन 2000 कब? 17 को अप्लाई किया गया। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है आपका विवेक पटेल। एक चीज सुनिए ना, ये सब पहले तो फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। जन आरोग्य और इंद्रधनुष, जन आरोग्य और इंद्रधनुष, ये दोनों अपने आप में अलग अलग है। इंद्रधनुष पूछेगा तो कर लीजिएगा बलिया, और जन आरोग्य पूछेगा तो कर लीजिएगा रांची। काहे नहीं समझ पा रहे हैं भैया आप लोग? अगला देखिए प्रश्न दिया है, कि आय में वृद्धि के साथ साथ कर में वृद्धि हो जाए, इस तरह के कर को हम प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रगतिशील कर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह के कर को हम प्रगतिशील कर कहते हैं, प्रगतिशील कर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। राशि बढ़ने पर, राशि में वृद्धि होने के बाद भी टैक्स कम हो, राशि में वृद्धि होने पर, राशि भले बढ़ जाए लेकिन फिर भी टैक्स क्या हो? कम हो। अगर इस तरह की बात होगी तो हमारा कर कैसा होगा? प्रतिगामी कर होगा। कैसा होगा? प्रतिगामी कर। और राशि के बराबर अगर टैक्स देना हो, राशि के बराबर अगर टैक्स देना हो, इस तरह के कर को हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम संतुलित बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम संतुलित कर कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। देखो दिया है कि आय में वृद्धि के साथ कर भी बढ़े, यानी पैसा भी बढ़े और कर भी बढ़ जाए। कर कैसा है? प्रगतिशील। पैसा बढ़ा लेकिन कर की दर जो थी वो क्या हो गई? कम हो गई। इस तरह के कर को हम क्या बोलते हैं? प्रतिगामी। पैसा टैक्स दोनों बराबर है, कर कैसा है आपका? संतुलित। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ GST को अप्लाई करा गया? कहां पे करा गया?
फ्रांस में किया गया, ध्यान रखिएगा फ्रांस में। और हमने जीएसटी को लाया था फ्रांस से, लेकिन जो जीएसटी का मॉडल है, जीएसटी का जो मॉडल हम यूज करते हैं मॉडल, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। भारत में जीएसटी का मॉडल पूछेगा तो कर लीजिएगा कहां से? कनाडा से। कनाडा से ध्यान रखिएगा। भारत में जीएसटी के मॉडल को कहां से लिया गया तो कर लीजिएगा कनाडा से। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है? ध्यान रखिए, सुनिएगा, हाँ सुनिएगा। देखिए अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में पैसा आता और पैसा जाता है। पैसा आने को हम क्या कहते हैं? आय, और पैसा जाने को हम खर्च कहेंगे, और इसी खर्च को आप क्या बोल सकते हो? व्यय। पैसा आता हमारे पास दो प्रकार से है, एक तो राजस्व के रूप में, कैसे आएगा? राजस्व आय के रूप में आएगा, और किस तरह से आएगा? पूंजी आय के रूप में। किस रूप में? पूंजी आय के रूप में। हमारे पास पैसा हमारे जेब में आएगा दो तरीके से, और हमारी जेब से खर्चा भी कितने तरीके से होगा? एक राजस्व खर्च होगा, दूसरा कौन सा? पूंजी खर्च होगा। पूंजी खर्च होगा या पूंजी व्यय। अब एक शब्द में सुनिएगा, सब लोग समझिएगा, ऐसा खर्चा, ऐसा पैसा हमारे पास आया हुआ, ऐसा पैसा जो हमारी संपत्ति को क्या करे? हमारी संपत्ति को घटा दे। हाँ, जो ऐसा पैसा जो हमारी संपत्ति को क्या करे? घटा दे। ऐसा पैसा जो हमारे कर्ज को क्या करे? बढ़ा दे। इस तरह के पैसे को हम किस तरह का पैसा कहते हैं? पूंजी पैसा। और हमारे जेब में आया हुआ ऐसा पैसा जो हमारी संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाले, न ही हमारे कर्जे पर कोई प्रभाव डाले, न ही हमारे कर्जे को कोई बढ़ाए। ध्यान रखिएगा, कोई प्रभाव न हो, कोई प्रभाव न हो, इस तरह के पैसे को हम क्या बोलते हैं? राजस्व पैसा बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि मेरी जेब में पैसा नहीं था, मैंने, सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार ने एलआईसी का आईपीओ बेच दिया, यानी सरकार ने अपनी पूंजी को क्या किया? बेच दिया। यानी सरकार ने अपना जो बना रखा था, अपनी संपत्ति को सरकार ने क्या किया? बेच दिया। संपत्ति बेचकर सरकार के पास पैसा आया। संपत्ति बेचकर जो पैसा आया, किस तरह का पैसा होगा? पूंजी आय। कैसा होगा? पूंजी आय होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सरकार का ऐसा पैसा, जैसे सरकार ने टोल टैक्स ले लिया, क्या टोल टैक्स लेने में सरकार की कोई संपत्ति बिक गई? नहीं बिकी। सरकार के द्वारा लिया गया टोल टैक्स वाला पैसा, ये किस तरह की आय होगी? राजस्व है। सरकार जो कर इकट्ठा करती है, कर किस प्रकार की आय है तो कर लीजिएगा राजस्व है। कैसा आय है? राजस्व। और राजस्व खर्चा, पैसा खर्चा भी दो तरीके से होगा, ध्यान रखना। हमारे जेब से किया गया ऐसा खर्चा जो हमारी संपत्ति, ऐसा खर्चा जो हमारी संपत्ति को क्या करे? बढ़ा दे, और हमारे कर्ज को क्या करे? घटा दे। इस तरह के खर्चे को हम क्या बोलेंगे? पूंजी खर्चा। और जो हमारी संपत्ति पर और हमारे कर्ज पर कोई प्रभाव ना डाले, उसे हम क्या बोलेंगे? राजस्व खर्चा करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति ने क्या किया? एक व्यक्ति ने, उसके जेब में पैसा था। भैया खर्चा तो हम तभी करेंगे जब मेरे जेब में पैसा होगा। एक व्यक्ति के जेब में पैसा था और उसने अपना बर्थडे मनाने में 5,000 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है ना। उस व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च किस प्रकार का खर्च है? पूंजी खर्च है। कैसा खर्च है? अरे भैया 5,000 खर्चा होने पे क्या उसका कर्जा उतरा? क्या उसका संपत्ति बढ़ गया? नहीं। वो पैसा कैसा खर्चा हो जाएगा? राजस्व खर्चा। सरकार ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में 1,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। सरकार के द्वारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे किया गया खर्चा किस प्रकार का खर्चा हो जाएगा तो क्या बताएंगे? पूंजी खर्चा। कैसा खर्चा? पूंजी खर्चा हो जाएगा। अब देखो पूछा क्या है, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सरकारी योजना पर किया गया खर्चा। सरकारी योजना पर सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया। जैसे गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन देने में सरकार ने 2.05 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया। सरकार के द्वारा इस तरह से किया गया खर्चा किस तरह का खर्चा होगा? कैसा खर्चा? राजस्व खर्चा। कैसा खर्चा? राजस्व। भैया सरकार ने जो 2.05 लाख करोड़ खर्चा किया, क्या देश की संपत्ति बढ़ गई क्या उससे? क्या देश का कर्जा उतरा? नहीं। जब न संपत्ति बढ़ी ना कर्जा उतरा तो खर्चा कैसा है? ठीक है ना। सरकार ने वृद्धा पेंशन देने में पैसा खर्चा किया, किस तरह का पैसा है? ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न दिया है आपका, भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा लाया गया था? बजट किसके द्वारा पेश किया गया और कब किया गया? ध्यान रखिएगा, कब? 1860 के अंदर। लाने वाले कौन थे? जेम्स विल्सन। ध्यान रखिएगा, जेम्स विल्सन द्वारा लाया गया, जेम्स विल्सन। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट आजादी के बाद अगर पूछेगा आपसे, आजादी के बाद की अगर बात करेगा, आजादी के बाद जो पहला बजट आया था ये 26 तारीख को आया था। 26 नवंबर 1900 कब आया था? 47 के अंदर। लाने वाले कौन थे?
सीडी देशमुख साहब थे। कौन थे? सीडी देशमुख। इस बात को ध्यान रखना। गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था ये कब आता है? सन 1950 के अंदर। इसको लाने वाले कौन थे? जॉन मथाई साहब थे। इस बात को ध्यान रखना। ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। कुछ अलग हो गया है क्या? सुनिए सुनिए, क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, इस सीडी देशमुख लिख दे। सनमुखम शेट्टी कर लीजिएगा, सनमुखम शेट्टी। और कुछ दिक्कत था क्या? सनमुखम शेट्टी, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़िएगा आगे। अच्छा, लिख रहा है ऑनलाइन वाला भी, लिख लो भैया सनमुखम शेट्टी। ध्यान से मेरे हट गया था। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब लाया गया था? आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब? 26 नवंबर 1947 को लाया गया था। लगा लेना भैया। अगला प्रश्न देखो दिया है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950, जॉन मथाई। आगे बढ़े ना। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि अगला प्रश्न दिया है आपका, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? कर लीजिएगा इंदिरा गांधी। किसको बनाया गया था? इंदिरा गांधी को बनाया गया था। इंदिरा गांधी, ध्यान रखना। पहली महिला वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री महिला जो कि वित्त मंत्री भी रही, कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट को कब लाया गया था? सन 2021 के अंदर लाया गया था पेपरलेस बजट। इस बात को ध्यान रखना। और अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है कि ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री या बजट पेश किए। एक तो नाम ले लो इंदिरा का, एक नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं के परिवार से आते हैं कौन? राजीव गांधी। आगे बढ़ेंगे यहां से आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, संविधान किस अनुच्छेद के तहत अंतरिम बजट पेश किया गया है? ठीक है ना। आर्टिकल कौन सा काम करेगा? आर्टिकल 116, ध्यान रखना। और वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक अगर वित्तीय विवरण की बात करेगा तो आर्टिकल कौन सा काम करेगा? 112 करेगा। आगे बढ़े ना। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, भारत का पहला शून्य आधारित बजट ये कब पेश किया गया था? ये पेश करा गया था 1887 के अंदर लाया गया था। राजीव गांधी ने कहा कि जो हम बजट लाएंगे, राजीव गांधी ने कहा कि अब हम जीरो से बजट लाएंगे, शून्य से बजट लाएंगे, एक नए सिरे से बजट लाएंगे। सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाइए तो प्लीज, अंग्रेजी। आगे बढ़े ना, आगे बढ़े। अगला दिया है क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न दिया है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरती है तब वस्तु की ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा ध्यान रखिएगा, ऊर्जा जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। और उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये ज्यादा होती है, अधिक होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े ना, आगे बढ़ेंगे यहां से। अगला देखिए सर 1986, सुनिए ना, यहां से सुनिएगा, ये सुनिएगा। देखिए राजीव गांधी ने घोषणा करा था ना, सुनिएगा। देखिए 2 सेंस में उत्तर होते हैं। घोषणा करा था कि अब से हम बजट जो है जीरो आधारित बजट पेश करेंगे, और इस तरह की घोषणा करी गई थी लाल किले से, समझ रहे हैं ना। अब सुनिएगा, अब इंप्लीमेंट कर दिया गया इसको अगले साल यानी 1987 के अंदर। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, स्थितिज कम होगा और गतिज क्या होगा? ज्यादा। और ऊपर से नीचे कोई पिंड अगर गिरता है तो कौन सी ऊर्जा उसमें? तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा, कौन सी? अरे सबसे अधिक कौन सी होगी? जो अधिक होगा वही पढ़ लेते हैं, गतिज ऊर्जा। और अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि जब पृथ्वी के तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। और यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, वृत्ति पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र द्वारा लगाया गया, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो कर लीजिएगा, शून्य हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका कि सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न? कर लीजिएगा, नाभिकीय संलयन। कौन सा? नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय
संलयन, ध्यान रखिएगा इसमें कौन काम करेगा, हाइड्रोजन, और कौन काम करता है, हीलियम काम करता है, ध्यान रखना। और सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, सर्वाधिक, कर लीजिएगा हाइड्रोजन। अगर यहीं से एक प्रश्न करेगा आपसे एक प्रश्न करेगा आपसे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा है, तो कर लीजिएगा कौन सा। और आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। ध्यान रखना, अगर हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का अगर हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये सोलर एनर्जी को, सोलर को किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत में कन्वर्ट करती है। इस बात को ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और सोलर सेल में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, कर लीजिएगा, किसका प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन का यूज करते हैं। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस तरह की बात करता है, द्रव्यमान संरक्षण। और अगला प्रश्न दिया है आपका अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दिया है, धीरज कुमार कह रहे हैं लिखने का टाइम दीजिए। अरे आज तो खुद ही टाइम नहीं है, काहे लिखने का टाइम मांग रहे हो। आगे बढ़े यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कैसी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखो ये मत कहना कि सब क्वेश्चन डिस्कशन नहीं, समय का ना बहुत ज्यादा आज थोड़ा सा समय क्रिटिकल हो गया है, समझ रहे हो ना। आंसर लिख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कभी और आएंगे तो आप लोग को हम एनालिसिस करा देंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, प्रक्रिया कौन सी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका कि विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग की क्रिया को क्या कहते हैं। संयोग की क्रिया होगी, क्या बोलेंगे इसको, अरे इसको विद्युत धनात्मक तत्व पूछा है, इसमें संयोग की जो क्रिया होगी इसको हम क्या कहते हैं, अवकरण बोलेंगे ना। आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे ऑक्सीकरण है। सही बात है क्या, अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया, ऑक्सीकरण। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब जरा एक मेरी बात सुनो आप लोग, ठीक है ना। धातु जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इनको क्या कहा गया, धनायन की ऋणायन, क्या कहा गया, धनायन कहा गया। और जिसके पास होगा वही तो देगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अधातुओं को हमने क्या कहा, ऋणायन। जिसके पास नहीं है वही क्या करेगा, लेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग, अवकारक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं क्या, दूसरे पदार्थ का अवकरण कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्वों का अवग्रहण भी कर सकते हैं। इनमें से सभी सही है। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया अगला, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण हो जाएगा, कर लीजिएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल होगा। और जंग से बचाने के लिए हम किसकी परत चढ़ाते हैं, जस्ता। और इस जस्ता की परत को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ध्यान रखना, या जस्तीकरण, जो इच्छा वो बोल लीजिए। अगला प्रश्न दिया है अगला कि हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना, दहन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। 1 और 2 सही। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला दिया, ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि, कमी होती है। विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी, वृद्धि तो होगी नहीं। अरे तत्व तो कैसा है, धनात्मक है। धनात्मक तो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ना। जब दान करेंगे तो कमी होगी कि वृद्धि, कमी होगी, ध्यान रखिएगा। और ऋणात्मक में कमी होती है, कमी होगी क्या, अरे ये अच्छा सुनिए जरा, तो ये पूछा क्या, ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह में अनुपात में वृद्धि होती है।
और अगला दिया है अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। अवकरण के दौरान, सुनिएगा, अवकरण का मतलब रिडक्शन, ठीक है, कर लीजिएगा, यानी कि 2 सही है। आपका पहला वाला क्या पूछ रखा है, सही पूछा है, लिख लीजिएगा 2 सही है। और बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, केंद्रक विहीन लाल रुधिर कणिका आरबीसी ये किसमें होती है, ध्यान रखिएगा, स्तनधारी में। आगे बढ़ जाइएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, आगे बढ़े ना यहां से। अगला देखिए दिया है, कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान, अच्छा, पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति के रूप में कौन हो जाएंगे, सलीम अली होंगे। और इन्हीं सलीम अली को हम क्या कहते हैं, बर्डमैन, क्या बोलेंगे, बर्डमैन के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न दिया है अगला, कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज इसलिए लगाता है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड की संख्या कितनी होती है, अरे इसमें 2 वोकल होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, और यही पराध्वनि करते हैं। दोनों तरफ से बोलेगा तो आके बीच में टकराएगा, वही तेज आवाज करता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम पराध्वनि भी बोल सकते हैं। अब यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए दिया है अगला, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन विशेषता मत्स्य स्पेसीज में होते हैं, ये अनियत तापी जीवन है, ध्यान रखिएगा, इसमें श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, सही बात है क्या, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, श्वसन किससे होगा, गलफड़ा द्वारा होगा, किसके द्वारा, गलफड़ा गिल्स द्वारा। इनके हृदय में 2 कच्छे होते हैं, ये भी ठीक है, एक आलिन, दूसरा कौन सा, निलय। इनके हार्ट में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, ये भी अपने आप में क्या है, सही। यानी क्या पूछ रखा है आपसे, कूट की सहायता से उत्तर दे, सही ढूंढ लीजिएगा, यानी 1, 3 और 4 क्या है, सही है। बाकी स्टेटमेंट नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अच्छा, मछली के हार्ट में आलिंद और क्या होगा, आगे बढ़ेंगे ना। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, एकाइनोडर्मेटा का होगा ना, इकाइनोडर्मेटा, ध्यान रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा के सभी जीव जो होते हैं अपने आप में समुद्री। और अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, कि पाइला को घोंघा के नाम से भी जानते हैं, सही बात है क्या, ठीक है ना। सीपिया को कटल फिश के नाम से जानते हैं, ये भी ठीक है। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, ये भी सही है, यानी सभी सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया है आपका, झींगा तथा केकड़ा जीव किसमें आएंगे, आर्थ्रोपोडा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ, पूछेगा आपसे सबसे बड़ा फाइलम जंतु जगत का कौन सा, आर्थ्रोपोडा। और अगला प्रश्न दिया है आपका घर, अच्छा इसमें क्या है, मिलान करना है ना, ध्यान रखिएगा, इसका मिलान करिएगा, क्यूलेक्स फाइलेरिया फैलाएगा, सीसी मक्खी स्लीपिंग, सब सही है, मिला लीजिएगा। घरेलू मक्खी रेट मक्खी कालाचार, सही है, सही है, बी को देख लें। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है ना, एक सेकंड सुनिएगा, सुनिए 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 सुनिए, हाँ 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 सुनिएगा, सुनिए सुनिए, सैंड मक्खी, ध्यान रखिएगा, या फिर बालू मक्खी भी इसको आप बोल सकते हो, बालू मक्खी। रेट फली, रेट फली, रेट फली, ध्यान रखिएगा, बी लगा लीजिएगा, बी यही गलत है, इसी को सही कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि जीवों में खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है, सही बात है क्या। अच्छा, ये पूछ रखा है किन जीवों की बात, अच्छा ठीक है, जो भी हो, खुला परिसरण तंत्र होगा और जीवों में उत्सर्जन एक प्रकार की मेल पीगियन नली द्वारा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसको कि हम हरित ग्रंथि नली भी कहते हैं। और जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, इस तरह के जीव को हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा में इस तरह की बात होती है, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इसको ध्यान रखिएगा। अरे खुला परिसंचरण किसमें होता है, आर्थ्रोपोडा में ही होता है ना,
सुनिए 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 सुनिएगा। अरे मोलास्का के लिए करेंगे मोलास्का तो फिर हरित ग्रंथि, इसको ध्यान रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, देख लीजिएगा अपना। आगे बढ़िए। हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद है, सही है। हाइड्रा में अमृतों का गुण पाया जाता है। हाइड्रा कूटपाद नहीं होता। हाइड्रा में श्वसन अंग रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा, ध्यान रखिएगा। अंग कूटपाद जो होता है, कूटपाद कर लीजिएगा कहां पर, अमीबा। पूछ क्या रखा है, सही कर लीजिएगा। 2 3 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला अर्थोपेडा ही होना चाहिए मेरे से। अच्छा ठीक है ठीक है। किसी जीवन को बात स्पंज कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको स्पेंजिया भी लिख सकते हैं। अरे या तो स्पेंजिया या फिर इसको आप यूस्पेंजिया लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। आगे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। और सुनिएगा, एक बात सुनिए ना, बस आइएगा पीछे, पीछे आइएगा, पीछे आइएगा। इसका भी लिख लीजिएगा आर्थ्रोपोडा, लिखिए आर्थ्रोपोडा। और बढ़िए आगे। हाँ अब लड़ोगे यहाँ पे। क्वेश्चन बैंक से ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर में कहां तक हुआ था, $76 से 80 कर लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक में 181 से 190 कर लीजिएगा। समझ लेना। जियोग्राफी पे आइएगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको भारत की मिट्टियां, ध्यान रखिएगा, भारत की मिट्टियां, भारत की मिट्टियां। और अगला हिस्ट्री में, कल हो सके तो सर आएंगे, ध्यान रखिएगा। भारत की मिट्टियां। और हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री में ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत का सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अगला आइएगा पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटी में आप लोग नागरिकता यानी कि भाग 2 पढ़ के आएंगे, नागरिकता। और आ जाइएगा स्टैटिक में। स्टैटिक में आपको पढ़ के आना है पेरिस ओलंपिक के बारे में। स्टैटिक में आप लोग पेरिस ओलंपिक पढ़ लीजिएगा।